ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, तो बच्चे लोग, जब आपका अंत हुआ था कल लास्ट क्लास में, तो हमने आपसे पूरा वो जो क्या बोलते हैं उसको, इमेज फॉर्मेशन खत्म कर दिया था, है ना? तो आपको जैसा कि मैं बता दिया हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हमें प्रकाश के सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। कितने प्रॉपर्टीज? तो जो लोग कहते हैं 9वां चैप्टर बड़ा है, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, 2 ही तो प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। एक को बोलते हैं रिफ्लेक्शन और एक को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो हम लोग खत्म कर दिए। अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है? सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं बुआ? रिफ्रैक्शन। अब सुनिएगा, रिफ्रैक्शन क्या होता है? अपवर्तन। तो ऐसा नहीं कि आप इसे पहली बार नाम सुन रहे हैं, 10वां क्लास में ऑलरेडी आप इसे पढ़ चुके होंगे, ठीक है? तो आखिर क्या था रिफ्रैक्शन? तो जब लाइट रे यानी प्रकाश की किरण एक मीडियम से कहा जाती है, तो वो क्या हो जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है। ठीक। अब मुड़ने के बाद क्या होता है कि वो टेढ़ा दिखाई देगा। जैसे आप सपोज कीजिए, एक पानी का गिलास ले लीजिए, उसमें आप एक चम्मच डालिए, तो चम्मच आपको टेढ़ा दिखाई देगा, क्योंकि वो क्या हुआ, लाइट मुड़ गया। अब मुड़ने के बाद आपकी आँखिया पर आया, और आपका आँखिया कैसे देखता है? सीधा। तो है, मतलब लाइट आ रहा है टेढ़ा, आपका आंख देख रहा है उसको सीधा, तो वो क्या होता है, टेढ़ा नजर आने लगता है, फिर आपको वही जो अनबैलेंस हो जाता है। तो कहने का मतलब, रिफ्रैक्शन क्या करता है, लाइट को, किसी भी वस्तु को अपने वास्तविक ऊंचाई से उठा सकता है। वास्तविक ऊंचाई से मतलब उसकी प्रतिबिंब, ऐसा नहीं कि उसको उठा सकता है, वास्तविक ऊंचाई से उसको उठा सकता है, नीचे कर सकता है, लाइट को मोड़ सकता है। ये सारी घटनाएं किसके अंदर होती है? रिफ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग जरा सा पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन आखिर कहते किसको है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक बाउंड्री है, क्या है वो? सरफेस। रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसको आप ट्रांसपेरेंट मीडियम भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहां से ये है नॉर्मल। क्या है बउआ? नॉर्मल। यहां से आई प्रकाश की किरण, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। ये बना आपका आई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। ठीक है। और जाना चाहिए इसको सीधे लाइन पर, अपने पाथ पे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि माध्यम बदल गया, क्योंकि इसको बोलेंगे मीडियम वन, मीडियम वन, और ये मीडियम क्या है? टू। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ गया, तो ये बना है आर, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद आया है। और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है। तो सारे शब्द मैंने इसी के अंदर डाल दिए हैं, तो बार बार इसका अलग अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास, आप कहिएगा सर इधर ही मुड़ता है, उधर नहीं जाता है। वो सब जाता है, कब कैसे जाता है पूरी प्रक्रिया आगे पढ़ाएंगे। बट अभी आप बेसिक समझ लो कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से कहाँ जाती है, तो वो क्या होती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, यानी मुड़ जाती है। ठीक है ना? तो इसी को हम लोग, इसी घटना को क्या बोलते हैं? लिखो तो बुआ, लिखवाते हैं। रिफ्रैक्शन लिख करके हेडिंग दीजिए। लिखिएगा, द फेनोमेना ऑफ, द फेनोमेना ऑफ द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग, BEND वाला, बेंडिंग ऑफ लाइट, इफ, इफ लाइट रे, इफ लाइट रे goes, if light ray goes one medium to other, if light ray goes one medium to other, one medium to other, one medium to
other, it's called refraction. it's called क्या कहलाएगा बुआ? रिफ्रैक्शन. इसको उतार लीजिए पिक्चर को. हो गया. ठीक है. अब रिफ्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को हमें देखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड जो ऑब्जेक्टिव उठाता है या सब्जेक्टिव उठाता है वो यहाँ से स्टार्ट करता है. ठीक है, तो लिखिएगा पहला पॉइंट. ए व्हाइट शर्ट, थोड़ा बाहर से आओ, गेट खोल के इधर से आओ. हाँ हाँ, तुम अच्छा पीला है वो. ठीक है, सॉरी. नहीं नहीं, उसका चेहरा इतना चमकता है ना कि पूरा एकदम दिखता नहीं. आ जाओ, जब आए हो तो इधर आ जाओ. सीधे जगह प्रबंध करो तो. हम्म, सेट है. हाँ, ये हो गया बुआ. अब पहला पॉइंट में लिखिएगा. देखो, रिफ्रैक्शन के दौरान, किसके दौरान बुआ? आप सोच के देखो ना, हवा में स्पीड ज्यादा होती है लाइट की, लेकिन पानी में स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो लाइट की स्पीड बदलती है कि नहीं बदलती है? रिफ्लेक्शन में नहीं बदलती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में बदल जाएगी. रख लीजिए बुआ. तो लिखिएगा, लिखिएगा. अब सुनो, स्पीड के साथ आता है वेवलेंथ. क्या आता है बुआ? ऐसे होता है ना, तरंग का जो वेवलेंथ होता है. तो वेवलेंथ अगर बदलेगा समझो स्पीड बदल गया, और स्पीड बदलेगा समझो, तो यहाँ पर कौन कौन सा चीज बदल रहा है? स्पीड और वेवलेंथ. तो लिखिएगा पॉइंट पहला में, इस इन रिफ्रैक्शन, इन रिफ्रैक्शन, इन रिफ्रैक्शन स्पीड एंड वेवलेंथ. हो गया, बंद करो ना. हो गया क्या? पूरे क्लास को डिस्टर्ब करो यार. हैं? क्या बोले बुआ? कौन था? इफ क्या बोले? इन रिफ्रैक्शन स्पीड एंड wavelength both are change. In refraction speed and wavelength both are change. अगला, लेकिन सुनिएगा, स्पीड बदलती है तो आपको समझ में आ गया. ठीक. लेकिन सुनिएगा, लेकिन क्या अगर आप ये करते हो कि लाइट बार तो लेजर लाइट पानी में, तो क्या हरा कलर का लेजर लाइट बारोगे तो लाल हो जाएगा? जो कलर रहेगा वही कलर आपको दिखाई देगा. और कलर अपने साथ फ्रीक्वेंसी को लेकर चलता है. कलर चेंज करने में किसका इस्तेमाल होता है? फ्रीक्वेंसी का. तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी बदलता है क्या? नहीं बदलता. जो कलर नहीं बदल रहा है, तो याद रखिएगा रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता. तो लिखिएगा, इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी इज
कांस्टेंट। इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। ठीक है, चलो अगला पॉइंट सुन लीजिए बुआ। अगला पॉइंट में क्या है, मीडियम दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं रेयर, दूसरे को बोलते हैं डेंसर। सुनो, रेयर मीडियम को हम लोग किसे बोलते हैं? रेयर मीडियम जिसका स्पीड क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट। अगर लाइट का स्पीड अगर हमको क्या मिल रहा है बुआ, मैक्सिमम। देखो, रेयर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम। सघन मतलब क्या होता है, जहां पे आसान हो, यह रास्ता सरल है, सघन है, जहां पे चलना आसान हो। तो जहां के पार्टिकल दूर दूर होंगे, जहां पे रोकने वाला कम होगा, वहां पे चलना क्या होगा, आसान होगा। लेकिन जहां पे डेंस होगा, डेंस मतलब विरल, जहां पे बहुत सारे पार्टिकल एक साथ आपस में जुड़े हुए, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग सोचिए ना, अगर आदमी लोगों का भीड़ ज्यादा हो जाए तो आपको ऐसे घसीट, आपकी स्पीड क्या कर देगा, चलने का कम कर देगा। और अगर आपके नॉर्मल रहेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डेंसर का मतलब होता है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, मिनिमम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर। तो ऐसा कोई परिभाषा नहीं है, बट एक बार यहाँ पे लिखवा दिया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो एक काम करो, इसको ऐसे ही लिख लो आप लोग अगला पॉइंट में, रेयर और डेंसर लिख करके और लिख लो कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम एंड स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम। ठीक है, तीसरा पॉइंट में देखिएगा, चौथा, अच्छा चौथा में देखिएगा। देखो, एक को बोलते हैं रेरर और एक को बोलते हैं डेंसर। देखिए, जब लाइट रे रेरर से कहा जाता है, तो वो जो रास्ता पे उसको जाना चाहिए था ना, उस पे ना जाकर थोड़ा किसकी तरफ मुड़ जाता है, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो लाइट रे अगर एरर से कहा जाएगा तो लाइट किधर बेंड होगा, तो लिखिएगा अगले पॉइंट में, इफ लाइट रे, क्या खेल रहे हो तुम पेन पे, लाइट रे गोज रेरर टू डेंसर, लाइट रे गोज रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स, इट बेंड, बेंड मतलब होता है मुड़ना, BEND, बेंड टुवर्ड्स, टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये पिक्चर उतार लो। ओके, अब अगर मैं उल्टा करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, ऊपर क्या देता हूँ, डेंसर, और नीचे क्या है, रेयर। अगर ऐसा होगा तो लाइट रे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो थोड़ा और मुड़ जाएगा, मतलब नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लिखिएगा, इफ लाइट रे, अगला पॉइंट में लिखिएगा, इफ लाइट रे गोज
denser to rarer. If light ray goes denser to rarer, it bend away from the normal. Bend away from the normal. इसको उतार लीजिए. ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा. अब ये हो चुका है. अब सवाल है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या पढ़ेंगे बुआ? रिफ्रैक्शन के नियम. तो लिखिएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. लिखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. पहला लॉ लिखिएगा. लिखिएगा फर्स्ट लॉ. अच्छा, फर्स्ट लॉ को एक और नाम से पुकारते हैं. कोई बता सकता है किस नाम से? स्नेल्स लॉ. पढ़े हो आप लोग? तो इसको किससे पुकारते हैं बुआ? स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो किसी को याद है स्नेल का नियम क्या कहता है? कोई भी 10वां टॉपर 10वां फेल? कोई? स्नेल्स लॉ. जी बोली बाबू. देखिए पहले ही सब अरे भाई बोलिए ना, जो नियम है नियम थोड़ी ना बदल देंगे. साइन आई बट्टे कांस्टेंट होता है. एक नंबर क्या भागा सो हो तुम लोग. ठीक है ना, पहले पूरी कहानी को समझे नहीं. साइन आई बट्टे साइन आई बराबर कांस्टेंट, इसकी ये कहानी है ही नहीं. इसकी मुख्य कहानी पर आते हैं. ठीक है ना, फिर समझते हैं क्या कहना चाहता है. ठीक है, देखिए बउआ, यहाँ देखिएगा. होता क्या है, कोई लाइट रे यहाँ से आ रहा है. ठीक है, प्रकाशीय किरण आई. और अगर मैं इसको बोलेंगे मीडियम 1 और इसको बोलेंगे मीडियम 2. ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हुआ. ठीक है, अब लाइट रे मान के चलिए इधर मुड़ गए. ठीक, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल बना आर और एंगल बना आई. अब देखो हुआ क्या. एग्जैक्टली में कोई नियम उयम नहीं आया था. ठीक, बस लोगों ने ऐसे सोचा कि भैया एंगल ऑफ सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आसान था. आई बराबर आर होता था. अगर 30 डिग्री अगर आई है तो 30 डिग्री आर होगा. 45 डिग्री आई था तो 45 डिग्री आर होगा. वहां पे तो सब कुछ सिंपल था. यहाँ पे तो बराबर है ही नहीं. ये ज्यादा है और ये क्या है, कम. उल्टा भी हो सकता है, ये भी ज्यादा हो सकता है वो. लेकिन अभी अभी क्या है हुआ, ये कम है और वो क्या है, ज्यादा है. तो जो वैज्ञानिक थे वो बार बार इसको कर रहे थे कि आखिर संबंध कैसे इसका बैठा है, ताकि आई पता हो तो आर पता चल जाए. क्योंकि अगर हम पानी में अगर मान के चलो रेजर लाइट मारते हैं तो बाहर का तो एंगल हम कंपास ला के माप लेंगे, लेकिन अंदर कैसे मापेंगे उसका, क्योंकि अंदर तो बहुत छोटी छोटी घटनाएं हो रही होती है. तो बाहर से अगर हमको अंदर वाला पार्ट पता चल जाए तो इसकी हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसे कैसे मापा जाए. तो वो ऐसे करते 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 उन्होंने एक बात देखा कि भैया अगर हम आई और आर को भाग दे रहे हैं तो हमेशा वैल्यू एक समान आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. अब वो कैसे आ रहा है तो चलो, जैसे मान के चलो किसी ने 4/2 लिखा, तो इस दोनों का रेशियो कितना आएगा 2. अब किसी ने इसको बोला कि नहीं नहीं इंसिडेंट एंगल 6 है और रिफ्लेक्टेड एंगल 3 आ रहा है, फिर 2 आया. इसमें बोलेगा नहीं रिफ्लेक्टेड एंगल अगर मान के चलिए 8 है तो बोलिए नीचे वाला क्या होना चाहिए. ये देख के पता चल रहा है कि नहीं चल रहा. ठीक है, 4. अगर इस तरह से मान के चलिए 22 है तो ये कितना होगा, 11. तो आप ध्यान से देखो, अगर ऊपर वाले को आई बोल रहे हो और नीचे वाले को आर बोल रहे हो तो सारे सारे एंगल अलग अलग है कि नहीं, सभी अलग अलग है. तो सभी अलग अलग का, लेकिन इस दोनों का भाग हमेशा क्या मिल रहा है. यही बात वो स्नेल साहब देख के बोला अरे ये बात तो नोटिस नहीं की. ऐसे तो हम आराम से पता लगा लेंगे. जैसे अभी आपने 22 का तुमने नीचे 11 बोल दिया कि क्योंकि क्या पता था, वो पता था, उनको पता था वो इतना ही मोड़ सकता है. तो इसीलिए इसी में संबंध बैठाते उन्होंने आई और आर को क्या किया, बराबर किया. तो जब इसको रेशियो बनाए तो हमेशा नंबर क्या आना चालू हुआ, कांस्टेंट. और ऐसा सिर्फ किस एंगल के साथ आ रहा था, साइन एंगल के साथ.
तब जाके इन्होंने न्यूमेरिकली क्या किया, इसको बनाकर दे दिया कि भैया लगता है कि इस दोनों एंगल का अनुपात हमेशा क्या मिलेगा बुआ, साइन के साथ कांस्टेंट मिलेगा। इसी को नियम बना दिया गया। ठीक है, तो ये नियम एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा था, ये साइन आई साइन नहीं कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अगर आपको आई पता हो तो तुम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर का, लेकिन उसके लिए तुमको किसका सहारा लेना पड़ेगा बुआ, इस कांस्टेंट का। लेकिन पहले वाले आई एंगल बनाया ये आई, और ये क्या बनाया आर। और याद रखिएगा जब दोनों का इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का जो एंगल है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, तो लिखिएगा बुआ, लिखिएगा द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट the ratio of angle of incident and angle of refraction, angle of incident and angle of refraction with sign with sign with sign to be always constant, to be always constant, to be always constant। ठीक है, to be always constant, इसको उठा लीजिए तो हो गया, to be always। देखिए अभी तो हालांकि हमें चर्चा करना थी कांस्टेंट पर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ पहले सेकेंड लॉ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, फिर 2-3 मिनट के बाद मैं वापस इसको लेकर आऊंगा, क्योंकि इसकी एक नई टॉपिक है, अलग से टॉपिक बन जाएगी और ऑब्जेक्टिव बहुत सारा मिलेगा आपको यहाँ से। स्नेल के नियम से ऑब्जेक्टिव आना चालू हो जाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव भी आना चालू हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है बच्चे लोग। अब लिखिएगा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ हो गया, फिर क्या लिखिएगा, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर लाइज, सभी कहाँ है बउआ, सेम प्लेन में है। तो लिखिएगा 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 इंसिडेंट रे, सेकेंड लॉ में लिखिएगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lies, all are lies in same plane, all are lies in same plane, all are lies in same plane। ठीक है, all are lies in same plane, इसको उठा लीजिए। बच्चों अब सुनिएगा, सेकेंड लॉ ये तो हो चुका था। अब हम लोग वापस आते हैं इस कांस्टेंट पर, जिसको म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, तो इस कांस्टेंट का नाम क्या दिए हैं, म्यू। जिस म्यू को हम लोग कहते हैं बुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे बुआ, ठीक है, ठीक है, कौन सा इंडेक्स में हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा अब आगे बात करते हैं बच्चे लोग सुनिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्या होता है।
देखो अगर आप इसको सीधा परिभाषा देखोगे तो स्पीड इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ये स्पीड ऑफ उस सबसे कुछ नहीं होगा। आप इसकी बेसिक समझ जब तक नहीं लेके आओगे तब तक आपको ये हमेशा परेशान करेगा। ठीक है, तो बच्चे लोग इस पे आगे बात करते हैं। तो कोई पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको एक एग्जांपल देते हैं, उससे आप समझ जाइए। ठीक है ना, और एकदम एक्यूरेट एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो दो आदमी है, ठीक है, एक ये आदमी एक ये आदमी, दोनों आदमी के पास कोई बिजनेस है। ठीक, अब तुमको पैसा देना है किसी को। ठीक, तो ये आदमी आपके पैसा को 2 गुना से बड़ा कर सकता है। मतलब अगर आप इसको 1 लाख रुपए दोगे तो ये कमा करके साल में आपको 2 लाख रुपए वापस कर देगा। ठीक, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दूसरा आदमी 3 गुना आपको रिटर्न दे रहा है। 1 लाख रुपया दोगे तो वो 3 लाख क्या करेगा, आपको वापस कर देगा। ठीक है ना, साल भर की बात है। अब एक बात बताइए, मैंने इसको दिया 2 लाख रुपया, अब ये बदले में हमें देगा कितना, 4 लाख। मैंने इसे दिया 2 लाख तो 6 लाख, मैंने इसे दिया 3 लाख तो, और मैंने इसे दिया 3 लाख तो अब एक बात बताइए, मेरी संख्या भले अलग अलग हो रही है, लेकिन अगर तुम 2 4 6 9 इस सबको याद रखोगे तुम्हारे लिए संख्या मुश्किल होते चले जाएगा। और कितना याद रखोगे, उससे बेटर तुम इस सब को भूल के ये देखो कि ये कितना गुना बड़ा कर सकता है। तो आपसे सीधे बोलेंगे सुनिए उतना बात नहीं मिलता, आप कितना लाख रुपए थे, 2 लाख किसको दिए थे, इससे 2 दूनी 4 4 लाख रुपए थे। तो आपको 4 याद रखने की जरूरत पड़ा आपको, ना आपको आगे वाला संख्या याद रखना पड़ा, ना पीछे वाला संख्या, क्योंकि इस बंदे की कैपेसिटी आपको पता चल गई, ये कितना गुना कर सकता है। उसी प्रकार यहां पर भी लाइट को कितना मोड़ा जाएगा इसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है। पानी की कैपेसिटी अलग है लाइट को मोड़ने की, शीशा की कैपेसिटी अलग है लाइट को मोड़ने की। तो जिसके पास जितना लाइट को मोड़ने की कैपेसिटी होती है उसके उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव प्रतिकर्षण। ठीक है, जिसके पास जितना कैपेसिटी है, जैसे मैं बोलूंगा कि इसकी कैपेसिटी 2 गुना मोड़ने की है, तो आप तुमको कोई नंबर याद रखने की जरूरत, आप बोलेंगे कि बउआ वहां पे 10 डिग्री एंगल था, 10 डिग्री था तो 10 दूनी 20 20 डिग्री हो जाएगा आपको। क्योंकि आपने किससे पता किया, इसलिए गुना से पता कर रहे हो। तो कोई पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो क्या बोलेंगे, द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द मीडियम इज कॉल्ड। ठीक है, तो लिखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखिएगा, पहले हेडिंग में दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखिएगा द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, the capacity of bending of light by the medium it's called क्या कहलाएगा तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, म्यू से। देखिएगा इट इज डिनोटेड बाय म्यू, पूछता है इसे, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। अच्छा, अब म्यू का फॉर्मूला क्या है, देखिएगा कहता है म्यू का वैल्यू मतलब स्पीड, लाइट की स्पीड एयर में और बट्टा लाइट की स्पीड मीडियम में, तब ना पता चलेगा कितना गुना मोड़ा है इसको। तो इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं भगवान में, तो सुन लीजिए, एयर को हम लोग सी बोलते हैं, प्रकाश की चाल हवा में, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, भी। तो बताइए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, निकाल लीजिए। म्यू बराबर सी बाई टी। ठीक है, अच्छा, अब वो हमारे पास है, पॉइंट लिखिएगा, जब ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है तो कोई यूनिट होगा, कोई डायमेंशन होगा। तो लिखिएगा इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। और ये डिपेंड करता है मीडियम पर, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर। जैसे बोला ना आदमी बदलते गुना बदल जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा इट इज डिपेंड ऑन मीडियम, इट इज डिपेंड ऑन मीडियम। तो मीडियम पे डिपेंड करता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये बड़ा फेमस वैल्यू से मैं लिखवा देता हूँ। जैसे म्यू का मान कोई एयर में पूछेगा तो 1, क्योंकि ऊपर भी हवा नीचे भी हवा, तो क्या हो जाएगा 1। अच्छा, म्यू का मान कोई वाटर में पूछेगा,
1.33 होता है। म्यू का मान कोई ग्लास में पूछेगा तो 1.5 होता है अप्रोक्सीमेट। म्यू का मान डायमंड में पूछेगा, डायमंड में कितना होगा 2. ठीक है, ये उतार लीजिए, इसे ऑब्जेक्टिव में कभी दे देता है। ना नहीं, 9 ऐसे लिखेंगे ना तो तुमको पूछेगा आंसर 6 था। ना नहीं। हाँ, आगे बढ़े बउआ। देखिए, हाँ अब सवाल है तुलनात्मक दृष्टिकोण। क्या है बउआ? तुलनात्मक। जैसे एक इससे आपसे पहले वाले बैच में एक बच्चा कहता है सर आप बांस लेके नहीं मारते हैं। तो मैंने हम क्यों मारे आपको बांस लेके? तो देखिए एक बात बताइए, मारना पीटना क्या होता है, जैसे बेसिक सी बात है, आप अपने घर गए, मतलब किसी के पिताजी है, बहुत ज्यादा हैप्पी अपने लाइफ में, बहुत खुश है, एकदम आराम से गए, और उसका बेटा सब कुछ खराब उराब कर दिया, बेटा ऐसा नहीं करते है ना, घर में चला गया, और वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो पढ़ भी रहा है, मतलब जोर से क्या नहीं पड़ता बात, क्या मारना हो आवाज देके पढ़ जल्दी, तो वो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है आपका कि आप फ्रस्ट्रेट है, आपकी गलती नहीं है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में उसको दोनों को समझ में आता है कि हमारा सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तो फिर बांस निकलता है, किसी तरह याद करवा दे उसको, ठीक है, किसी तरह, क्योंकि भैया इस तरह तो डूब जाएगा सब कुछ नहीं है। तो जब हमको पता है कि हम आपको क्या दिए हुए हैं, क्या चल रहा है, प्रक्रिया क्या है, तो बांस निकालने की जरूरत है, तुलनात्मक दृष्टिकोण पकड़ने की जरूरत है। आप अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी पढ़ाने का समय है। क्योंकि अभी एक बात बताइए, कोई भी टीचर बेवकूफ होगा तो किसी बच्चे को पीट रहा होगा, कारण ये है वो साला खुद खुखवार बैठल है, कुछ दीजिए कि हम पढ़ के पास है। तो इतिहास पढ़ लेगा साला, खाली दीजिए ना उसको, अब बोल लीजिए VVI है, और वो अभी आप वो अपना सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उसको मार रहे हैं, ये बकलोल वाला काम नहीं कीजिए। अभी वो ऑलरेडी तनका दिन और रुकिए, वो कुछ भी खाली बोलिए, बउआ ये भी बस, बस बाकी हम देख लेंगे, ठीक है पूरा रट लेगा उसको। तो क्या मारा किसको है, तो पढ़ना नहीं चाह रहा है, ये पढ़ना चाह रहा है लेकिन बेचारे के पास अभी सिस्टमेटिक चीजें नहीं है, इसीलिए बेचारा बेमौत मरा और आप उसको ठीक नहीं कर रहे। तो मारना पीटना कहीं से भी सही उपाय अभी नहीं है। हाँ, आप कहिएगा सर तो याद के बारे में, तो मारने से याद हो जाता है। आप क्या याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा मारने से, या आप 5 नंबरी याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं, 2 नंबरी 10 20 को होगा, वही याद कर लीजिएगा। आपको सबसे बेस्ट प्रक्रिया है, 3 दिन में तो मेरे को चैप्टर ऑनलाइन में खत्म कर देते हैं। अगर मैं आपको 3 दिन समय दूंगा, खाली एक बार मेरा ऑप्टिक्स निकल जाए, 3 दिन खाली समय दे दूंगा कि रूटीन बना दूंगा कि 15 गो चैप्टर है, तो 15 को मतलब छोटा छोटा भी है ना, दो को लपेट लेंगे, 10 गो टेस्ट होगा, और 10 गो टेस्ट के लिए 3 3 दिन का समय देंगे, तो 30 दिन हुआ, 1 महीना का टारगेट। 1 महीना पूरा जनवरी भर में टेस्ट लगा दूंगा, ठीक है, 3 3 दिन पर, ये नहीं कि हर दिन 3 3 दिन पर। अब बोलूंगा पहला चैप्टर का ही टेस्ट है, और पहले चैप्टर का 2 नंबरी 5 नंबरी ऑब्जेक्टिव पढ़ गया, और वो भी कहाँ से पढ़ना है, और कहीं से नहीं, प्रैक्टिस से पढ़ लेना कितना, उससे भी बाहर नहीं आएगा, इतना ही मैं बोल दिया, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट पढ़ के आएगा, आराम से झूम के आएगा, टेस्ट देगा, आराम से लिख के चला जाएगा, पहला चैप्टर समाप्त, फिर दूसरा समाप्त, इस तरह करते हुए 15 चैप्टर आराम से समाप्त हो गया। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई कितनों कुछ कर ले, एग्जाम से 10 दिन पहले सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फिजिक्स से कराएगा, लिखेगा, कितनों कोई कुछ भी कर ले, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको फिजिक्स पे मिलेगा, इसी कहने की बात नहीं है। इसीलिए आपको मैं बोल देता हूँ कि जो भी लोग पूरे साल में VVI चिल्लाते हैं, उसी क्वेश्चन को उसी जो VVI चिल्लाए गए चीजों को कॉपी में लिख के बोल दीजिए ना कि यही तुम्हारा प्रैक्टिस है, ले इसी में से नहीं। फिर कुछ लोग हमें बोले कि बच्चे लोग सर आप टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, बोले कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा मेरी बात, एक लेवल से ज्यादा अगर आप चीनी घोलिएगा तो वो चीनी घुलता नहीं है। अधिक टेस्ट लेकर आपको कंफ्यूज करने का मतलब, अधिक टेस्ट क्यों लेते, तो गोली चलाना होता है, कहीं चला रहा है, पता नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, बिना मतलब के टेस्ट लगा रहा है, बिना मतलब के 3,000 ऑब्जेक्टिव 5,000 की, कहीं से तो टकरा जाए, कुछ भी तो टकरा जाए, ताकि लड़का तो उससे तो बना नहीं, जब वो लेके आएगा सर क्वेश्चन कहाँ टकराया है? देख, या देख 112 नंबर सवाल हो ना, ओ हाँ हाँ हाँ, लेकिन देख लियो ना सर, करवेला कहाँ।
लेके आइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आवाज कट गया हो तो मैनेज कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है।